अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे और मैं हूँ आप सबका टीचर मोहम्मद इमरान ख़ान। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था गैस्ट्रिक जूस के बारे में और आज हम पढ़ेंगे पेंक्रियाटिक जूस। तो आज हम डिस्कस करेंगे पेंक्रियाटिक जूस को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पेंक्रियाटिक जूस। अच्छा, pancreatic juice is a clear, colorless, watery solution containing about 1.5% solid। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं कि 90% इसमें वाटर होता है। ठीक है, तो जो 90% के अलावा जो 1% है या 1.5% है वो सॉलिड होते हैं। ठीक है, अब जो पेंक्रियाटिक जूस हम इसको क्यों कहते हैं? हम पेंक्रियाटिक जूस इसको इसलिए कहते हैं कि ये पेंक्रियाज से सिक्रीट होता है। ठीक है, पेंक्रियाज ग्लैंड है जो कि उससे सिक्रीट होता है, इसलिए हम इसको पेंक्रियाटिक जूस कहते हैं। ठीक है, पेंक्रियाटिक जूस क्लियर होता है। ठीक, क्लियर का मतलब है कि बिल्कुल साफ होता है, मतलब ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक, कलरलेस है, इसकी कोई कलर नहीं होती और है ही वाटरी सोल्यूशन। ठीक, और वाटरी सोल्यूशन में 1.5% तक सॉलिड होता है। ठीक, और 99% तक इसमें वाटर होता है। ठीक है, 2/3 ऑफ द सॉलिड इज इनऑर्गेनिक मैटर एंड द रिमेनिंग 1/3 इज ऑर्गेनिक मैटर। अब जो 3 में 2 हिस्से है सॉलिड, जो 1.5% है, उसमें अगर इसको हम ले लें 1.5% सॉलिड को, तो इसमें जो 2/3 है, मतलब 3 में 2 हिस्से जो है वो ऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक मैटर हैं, और जो फिर रिमेनिंग 1 है, जो थर्ड 1 है, वो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। ठीक है, द इनऑर्गेनिक मैटर कंसिस्ट मेनली ऑफ बाइकार्बोनेट एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉस्फेट। जो इनऑर्गेनिक मैटर होते हैं इसमें बाइकार्बोनेट होते हैं। ठीक है, और एज वेल एज इसमें स्मॉल अमाउंट में फॉस्फेट भी होते हैं। अच्छा, एंजाइम ऑफ पेंक्रियाटिक जूस, यहाँ तक इस आगे जाने से पहले मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ आप सबको पेंक्रियास के बारे में। ठीक है, इसको फिर हम आगे पढ़ते हैं। ये स्लाइड बहुत लेंथी हो जाएगा, लेकिन खैर है, इसमें आप सबका फ़ायदा होगा। जो एक्स्ट्रा नॉलेज होगी वो आप सबकी माइंड में आ जाएगी। आप इसको नोट करते जाए, इसको समझें। ठीक है, और जो मैंने देखे थे प्रेजेंटेशन, मैडम ने जो प्रेजेंटेशन दिए थे आप सब स्टूडेंट को, आई थिंक मैडम शेला है कि कौन है, उसमें मेरे ख्याल से किसी स्टूडेंट का प्रेजेंटेशन भी है पेंक्रियाटिक ग्लैंड पे। ठीक है, उसमें भी उसके बारे में उसने थोड़ा 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 मतलब एक्सप्लेनेशन किया होगा, लेकिन मैं भी थोड़ा कर देता हूँ। ठीक, एंजाइम में जाने से पहले, तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि पेंक्रियाज, असल में पेंक्रियाज ये होता है एलोंगेटेड ऑर्गन। ठीक है, ये एक एलोंगेटेड ऑर्गन है जो स्टोमक है हमारा, ये इसके बिहाइंड होता है, मतलब इसके पीछे होता है। ये स्टोमक के पीछे होता है। ठीक है, और जो एब्डोमेन है, ये एब्डोमेन की अपर लिफ्ट पोर्शन में होता है, जहाँ पर हमारे रिब्स है, रिब्स जिसको हम पुख्ते कहते हैं। ठीक है, पश्तो में। ठीक है, रिब्स, तो इसका अपर लेफ्ट एब्डोमेन जो है, इस रीजन में ये होता है पेंक्रियाज। ठीक है, और जो स्टोमक है इसके बिल्कुल बिहाइंड होता है, मतलब पीछे होता है। तो ये इसकी लोकेशन है आम लिहाज से। ठीक है, अब इसकी मेन 2 फंक्शन है, ये आपने अपने साथ माइंड में रखना है, इम्पोर्टेंट भी है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसके 2 मेन फंक्शन है। एक फंक्शन है इसका एक्सोक्राइन फंक्शन, एक्सोक्राइन फंक्शन,
दूसरा है एंडोक्राइन फंक्शन। अब एक्सोक्राइन फंक्शन क्या है कि ये डाइजेशन में हेल्प प्रोवाइड करता है। मतलब है कि जो एक्सोक्राइन फंक्शन है इसका, वो डाइजेशन में हेल्प प्रोवाइड करता है। ठीक है, मतलब हमें हेल्प देता है डाइजेशन में। ठीक है, और हमारा फोकस भी इसी पर होगा ज़्यादा। दूसरा है एंडोक्राइन फंक्शन। तो एंडोक्राइन फंक्शन वो ब्लड में होता है, और जो ब्लड शुगर है उसको रेगुलेट रखता है। ठीक है, अब जो 95% ऑफ पेंक्रियाज है, ठीक है, इसमें एक्सोक्राइन टिश्यू होते हैं। ठीक है, अब अगर 95% पेंक्रियाज में एक्सोक्राइन टिश्यू हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि ये 99% तक फंक्शन वो एक्सोक्राइन करता है, मतलब डाइजेशन करता है। ठीक है, तो 95% जो पेंक्रियाज है वो पेंक्रियाटिक एंजाइम प्रोड्यूस करता है फॉर डाइजेशन। ठीक है, तो पेंक्रियास का मेन फंक्शन जो है वो है प्रोडक्शन ऑफ पेंक्रियाटिक एंजाइम्स फॉर डाइजेशन। ठीक है, तो 99% तक है। और जो रिमेनिंग टिश्यू है वो एंडोक्राइन सेल का है। ठीक है, जो रिमेनिंग टिश्यू है वो एंडोक्राइन सेल्स है, जो कि वही एंडोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, अब जो एक्सोक्राइन फंक्शन है इसका, एक्सोक्राइन फंक्शन में ये डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करता है। ठीक है, मैंने पहले भी बताया कि ये डाइजेशन में मदद देता है, और हमारा मेन टारगेट भी यही है, और 95% तक 99% फंक्शन भी यही करता है पेंक्रियाज। ठीक है, तो ये जो एक्सोक्राइन फंक्शन है ये सिक्रीट करता है डाइजेस्टिव एंजाइम को, जिसमें आते हैं ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। ठीक है, ये अब हम आगे पढ़ेंगे भी। और जो सिक्रीट होते हैं इनटू डेडुनम, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का रीजन है। ठीक है, और जो एंडोक्राइन है, एंडोक्राइन रिलीज करता है इम्पोर्टेंट हार्मोन्स को। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में वह एक्सोक्राइन डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करता है, लेकिन जो एंडोक्राइन है वो रिलीज करता है इम्पोर्टेंट हार्मोन्स को इनटू द ब्लड स्ट्रीम, हमारे ब्लड में। अब जो पर डे के हिसाब से जो पेंक्रियाटिक जूस वो होता है, वो 1200 से लेकर 1500 ml तक होता है पर डे सिक्रीट होता है। ठीक है, और इसका जो एल्कलाइन है मतलब ये अल्कलाइन होते हैं। ठीक है, और इसका pH 7.8 to 8.4 होता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि इसमें बाइकार्बोनेट होते हैं। ये आगे मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया भी था अभी कुछ एक्सोक्राइन एंजाइम के बारे में मैंने बताया। ठीक है, पेंक्रियाटिक एंजाइम। तो इसमें जो मेन है वो एक है पेंक्रियाटिक एमाइलेज। आगे आएगा भी स्लाइड में, लेकिन खैर आप इसको वैसे समझिए कि पेंक्रियाटिक एमाइलेज जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका काम ये है कि ये डाइजेशन अब कार्बोहाइड्रेट में ये मदद प्रोवाइड करता है। मतलब ये है कि जो पेंक्रियाटिक एमाइलेज है ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, दूसरा है पेंक्रियाटिक लाइपेज। पेंक्रियाटिक लाइपेज ये फैट्स के डाइजेशन में हेल्प देता है। ठीक है, मतलब फैट्स को ये डाइजेस्ट करता है। पेंक्रियाटिक प्रोटीएज ये प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प प्रोवाइड करता है। ठीक है, हेल्प देता है। इसी तरह इलास्टेज है, तो इलास्टेज इलास्टीन को डाइजेस्ट करता है। और जो काइमोट्रिप्सिन है वो प्रोटीन को जो डाइजेस्टेड प्रोटीन है, जो ऑलरेडी डाइजेस्ट हुआ है प्रोटीन, उसको कन्वर्ट करता है इनटू अमीनो एसिड। ये काइमोट्रिप्सिन ये फंक्शन करता है। ठीक है, अच्छा, अब जो इसका एंडोक्राइन फंक्शन है। ठीक है, मैंने कहा कि एंडोक्राइन में हार्मोन ये रिलीज करते हैं। ठीक, अब हार्मोन रिलीज, कौन से हार्मोन ये रिलीज करते हैं? एक है इंसुलिन।
ठीक है। अब ये इंसुलिन जब ये सिक्रीट करता है तो पेंक्रियाज इस इंसुलिन को सिक्रीट करता है इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। जब ये ब्लड में चला जाता है तो इसका काम क्या है कि ये ग्लूकोज को, ठीक है, ग्लूकोज को क्या करता है, मसल की तरफ लेके जाता है। मसल में किस लिए लेके जाता है, ताकि वहाँ पर मसल को एनर्जी दे सके, ठीक है। एक काम इसका ये है। दूसरा इसका ये काम है कि इसमें ये मदद देता है कि ये ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर देता है और इसको स्टोर कर देता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजिन, ठीक है। दूसरा काम इसका क्या है, दूसरा काम इसका ये है कि ये लीवर में ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर देता है और ये स्टोर कर देता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजिन, इसको फिर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजिन इसको स्टोर कर देता है, ठीक है। दूसरा इसमें जो हार्मोन है वो है ग्लूकागॉन, ठीक है। एक इंसुलिन हो गया, दूसरा है ग्लूकागॉन। अब ग्लूकागॉन का काम क्या है कि ये जो ग्लाइकोजिन ऊपर स्टोर हो गया है इंसुलिन की वजह से, ठीक है, ग्लाइकोजिन जो स्टोर हो गया है इसको ब्रेक डाउन करता है इनटू ग्लूकोज इन लीवर, ठीक है। अब अगर बॉडी में ग्लूकोज की लेवल कम हो गई है, बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है, ग्लूकोज की ज़रूरत है, अब वो बॉडी को नहीं मिल रहा, तो वहाँ पर जो ग्लाइकोजिन है जो ऑलरेडी लीवर में स्टोर हुआ है, ठीक है, लीवर में स्टोर होगा, वो स्टोर हुआ है, तो ये ग्लूकागॉन क्या करता है, अब बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है तो ये ग्लूकागॉन उस ग्लाइकोजिन को कन्वर्ट कर देता है इनटू ग्लूकोज, ठीक है। तो इस तरह ग्लूकोज बॉडी में आ जाता है, बॉडी को एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। अब थोड़ी बात करते हैं पेंक्रियाटिक सेल्स के बारे में, ठीक। ये स्लाइड थोड़ा लेंथी हो गया लेकिन खैर है, ये इसमें आप सबका फ़ायदा है, इसको नोट करते जाए। आगे जो है आगे फिर हम थोड़ा जल्दी चले जाएंगे, लेकिन ये स्लाइड इसलिए है कि हम एंजाइम से पहले इसको थोड़ा समझ लें तो आप सबके लिए इसमें आसानी होगी, ठीक है। तो अब पेंक्रियाटिक सेल्स के बारे में, अब पेंक्रियास तो है, तो पेंक्रियास सेल्स के बारे में बात करते हैं। इसमें सबसे पहला सेल आता है एकिनार सेल, ठीक है। इसमें सबसे पहले सेल आता है एकिनार, ACINAR सेल, ठीक है। तो ये एकिनार सेल, इसका काम क्या है कि जो मैंने बात की थी एक्सोक्राइन की बात मैंने की थी ना, एक्सोक्राइन, जो एक्सोक्राइन फंक्शन ये परफॉर्म करता है, मतलब जो डाइजेस्टिव एंजाइम है ये इसको सिक्रीट करता है। फर्स्ट तो ये बात हुई, एकिनार सेल क्या करता है, सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक। और ये तकरीबन 95% तक होता है। और इसके साथ साथ ये एक दूसरा फंक्शन भी करता है एकिनार सेल कि ये सिक्रीट करता है बाइकार्बोनेट को। अब बाइकार्बोनेट का काम क्या है, अब बाइकार्बोनेट की क्या ज़रूरत है कि ये मतलब मुसलसल आ रहा है कि अब बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन होती है, इसकी क्या ज़रूरत है। तो बाइकार्बोनेट इसलिए सिक्रीट होता है ताकि जो एसिडिक इन्वायरमेंट आ रही है, क्योंकि देखो ये बात समझने की है कि जो मतलब स्टोमक में जब सारा सब कुछ रिएक्शन हो जाता है, स्टोमक में हो जाता है तो फिर ये आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जो काइम है, काइम के बारे में मैंने आपको जो पहला लेक्चर है गैस्ट्रिक जूस में, अगर आपको उसमें याद हो तो फिर मसला नहीं होगा, ठीक है। तो ये इन द फॉर्म ऑफ काइम फिर आ जाता है इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब तो ये एसिडिक होगा, ठीक है, क्योंकि स्टमक तो वहाँ पर एसिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो ये आएगा इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो ये एसिडिक होगा, और जब ये एसिडिक ही आएगा तो ये इंटेस्टाइन को नुकसान देगा, ये इंटेस्टाइन को इंटेस्टाइन वाल जो है इनको वो डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। तो ये मतलब क्या हुआ, उल्टा नुकसान देगा। इसलिए ये जो बाइकार्बोनेट है ये भी रिलीज़ करता है एकिनार सेल, जो पेंक्रियाटिक सेल है, तो ये सिक्रीट कर देते हैं बाइकार्बोनेट को। जो एसिडिटी है ये इसको न्यूट्रलाइज करता है, ताकि ये जो ज़्यादा एसिडिटी है उसको वो कम कर देता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा सेल है अल्फा सेल, ठीक है। अब अल्फा सेल क्या सिक्रीट करता है, ये सिक्रीट करता है ग्लूकोजिन को,
ग्लूकागॉन को, ठीक है। तो ये ग्लूकागॉन को सिक्रीट करता है। तीसरा सेल है बीटा सेल जो सिक्रीट करता है इंसुलिन को, ठीक है। और चौथा सेल है डेल्टा सेल जो सिक्रीट करता है सोमेटोस्टैटिन को, सोमेटोस्टैटिन ये उसको सिक्रीट करता है, ठीक है। अब जो अल्फा सेल है, बीटा सेल है, डेल्टा सेल है, उसको ओवरऑल हम कहते हैं एस्लेट ऑफ लैंगरहान, एस्लेट ऑफ लैंगरहान, ठीक है। तो ये आता है वो हार्मोन वाले में, जो एंडोक्राइन के बारे में हमने बात की थी, एंडोक्राइन। जो अल्फा सेल है, बीटा सेल है, डेल्टा सेल है, ये तीनों काम करता है एंडोक्राइन वाला। और जो किनार सेल है ये परफॉर्म करता है जो एक्सोक्राइन फंक्शन है वो, ठीक है। अब इसमें कौन सा एंजाइम है जो इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब बात करते हैं एंजाइम की, कैसे कौन सी एंजाइम है जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो अब अभी आते हैं स्लाइड पे, एंजाइम ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस, ठीक। ट्रिप्सिन, दिस एंजाइम इज सिक्रेटेड इन द एक्टिव और zymogen फॉर्म कॉल्ड ट्रिप्सिनोजिन, ठीक है। अब जो ट्रिप्सिन है ये आम ट्रिप्सिन नहीं होता, मतलब ये डायरेक्टली ट्रिप्सिन नहीं होता, ठीक है। ये या तो एक्टिव फॉर्म में होते हैं या zymogen फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और उसको हम क्या कहते हैं, उस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, ट्रिप्सिनोजिन, ठीक है। ये ट्रिप्सिनोजिन के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद फिर ये जो ट्रिप्सिनोजिन है ये कन्वर्ट होता है ट्रिप्सिन में, सही है। When the pancreatic juice enter the duodenum, the trypsinogen is activated to trypsin by enzyme called enteropeptidase, secreted by upper mucosa of small intestine, especially the duodenum, ठीक है। अब जब पैंक्रियाटिक जूस जो है वो जब एंटर हो जाते हैं डेडोनम में, ठीक है। ये बात याद रखना आप सबने कि जो पैंक्रियाटिक जूस है वो एंटर होते हैं डेडोनम रीजन में, जो कि पैंक्रिया जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का अपर रीजन है, ठीक है। ये उसी रीजन पर ये पैंक्रियाटिक जूस वो सिक्रीट होते हैं, वहाँ पे होते हैं, ठीक है, आ जाते हैं सारे। तो वहाँ पे होता ये है कि ये जो ट्रिप्सिनोजिन है ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, किसको, ट्रिप्सिन में ये कन्वर्ट हो जाता है। अब इसको कन्वर्ट कौन करता है, इसको कन्वर्ट करता है एक एंजाइम, उस एंजाइम को कहा जाता है एंटेरोपेप्टिडेज, ठीक है। अब ये एंजाइम तो इसको कन्वर्ट कर देता है। अब ये एंजाइम कौन सिक्रीट करता है, ये एंजाइम सिक्रीट करता है अपर म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ऊपर वाला जो म्यूकोसा लेयर है इंटेस्टाइन का, वो उसको कर देता है, उसको सीक्रेट कर देता है, ठीक है। और स्पेशली कौन सी जगह, डेडोनम, ठीक है। तो डेडोनम खास इस एंजाइम को सीक्रेट कर देता है और फिर ये जो ट्रिप्सिनोजिन है ये कन्वर्ट हो जाता है ट्रिप्सिन में, ठीक है। अब ट्रिप्सिन की जो हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एंड एक्शन, जो नीचे अभी आगे पढ़ेंगे हम, ये ट्रिप्सिन की प्रॉपर्टीज है और इसकी एक्शन है, ठीक है। अच्छा, इट हैज़ अल्कलाइन ऑप्टिमम पीएच बिटवीन 8.0 to 9, ठीक है। तो आम यहाँ पर अल्कलाइन पीएच होता है 8 to 9, ठीक है। अब ये क्यों होता है, ये ड्यू टू बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है। जो मैंने प्रोसेस पहले बताया कि ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर एनवायरनमेंट एसिडिक है, तो अगर एसिडिक एनवायरनमेंट आ जाता है तो फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन को नुकसान देता है, ठीक है। उसको उसकी सेल जो है उसको डाइजेस्ट करता है या इसको डिस्ट्रक्ट करता है, ठीक है, डिस्ट्रॉय करता है। तो इसलिए जो बाइकार्बोनेट है ये सीक्रेट होता है और जो एसिडिक एनवायरनमेंट है उसको कन्वर्ट करता है अल्कलाइन में, ठीक है। इट ग्रेटली एक्सेलरेट द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। दूसरा क्या है कि ये क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में भी मदद प्रोवाइड करता है, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता कहाँ पे, क्लॉटिंग ऑफ मिल्क में, ठीक है। तो ये क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में होते हैं, मतलब ज़्यादा होते हैं, ठीक। जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड है उसको एक्सेलरेट करते हैं, ठीक। बट इट हैज़ मच लेस इफेक्ट द क्लॉटिंग ऑफ मिल्क। तो जो क्लॉटिंग ऑफ मिल्क है इसमें इसका इफेक्ट बहुत कम होता है,
ठीक है। इट एक्टिवेट्स काइमोट्रिप्सिनोजिन, प्रो इलास्टेज, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज एक्सेट्रा, ठीक है। जो मेन एंजाइम है इसमें जो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, वो काइमोट्रिप्सिनोजिन है, प्रो इलास्टेज है, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है, ठीक है। ये मेन वो एंजाइम है जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। अब जो काइमोट्रिप्सिनोजिन है, जिस तरह मैंने ट्रिप्सिनोजिन की बात की, वो कन्वर्ट हो जाता है ट्रिप्सिनोजिन में, ट्रिप्सिन में। इसी तरह जो काइमोट्रिप्सिनोजिन है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू काइमोट्रिप्सिन, ठीक है। इसी तरह जो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए एंड बी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अभी इसको कन्वर्ट कौन करता है? इसको कन्वर्ट करता है एंटीरोकाइनेज, ठीक है। एंटीरोकाइनेज ये एंजाइम है जिसका काम ये है कि ये जो ट्रिप्सिन सॉरी ये जो काइमोट्रिप्सिनोजिन है, ठीक, ये कन्वर्ट करता है काइमोट्रिप्सिन में, ठीक है। तो ये मेन जो काम करता है वो करता है एंटीरोकाइनेज एंजाइम है, वो इसको कन्वर्ट करता है। मतलब ये जो सारे जितने भी एंजाइम हैं जिसको कन्वर्ट करता है, जिसको ये सारे जितनी भी हैं ये इसको कन्वर्ट करता है एंटीरोकाइनेज, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपने सबने याद रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ जो और एंजाइम है, मतलब है कि और भी ऐसे एंजाइम हैं जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इसमें एक है इलास्टेज, ठीक, जो कि इलास्टिन को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। कोलाजिनेज, ठीक है। पैंक्रियाटिक लैपेज के बारे में मैंने बताया भी आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने बिल्कुल याद करना है, ठीक है, कि ये डाइजेस्ट करता है फैट्स को, ठीक। जो प्रोटीज है वो करता है प्रोटीन को डाइजेस्ट, और जो एमाइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है, ये आपने याद रखनी है फिंगर टिप्स पे, ठीक है। जो बाइल साल्ट एसिडिक लाइपेज भी है, ठीक है। पैंक्रियाटिक अल्फा एमाइलेज और एमोलिप्सिन है, ठीक है। तो ये सारे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस है, ये सारे एंजाइम हैं जो इंक्लूड होते हैं, ठीक है, ये इसमें इंक्लूड होते हैं, सही है। तो ये सारे आपने याद रखने, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो तो ट्रिप्सिन है, ठीक है। काइमोट्रिप्सिन है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है, ठीक है, इलास्टेज है, पैंक्रियाटिक लाइपेज है, पैंक्रियाटिक अल्फा एमाइलेज, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको फिंगर टिप्स पे आना चाहिए, इसको भूलना नहीं, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ है फास्फोलाइपेज A2, कोलेस्टेरॉल ईस्टर हाइड्रोलेज है, नॉन स्पेसिफिक स्टेरेजिस है, मिसलिनियस एंजाइम प्रोटीन लिपिड्स है, ठीक है। मतलब ये सारे एंजाइम हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसकी जस्ट आपने नेम याद रखनी है, ठीक है। जो मैंने इंपॉर्टेंट बताई है वो तो आपको याद होनी चाहिए, और ये और जो इसका आप जस्ट नेम याद कर लें। रेगुलेशन ऑफ द सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, आम तो इसकी सिक्रीशन होती है, आम तरीके से होती है, ठीक है, जिस तरह एक आगे हम पढ़ेंगे भी, खैर इसके साथ जो आगे हम पढ़ेंगे उसका ऑलरेडी मैंने गैस्ट्रिक जूस में आपको कवर किया है। अगर वो आप सब ने मतलब सुना हो तो इसमें बहुत आसानी होगी आगे आप सब के लिए, ठीक है। तो आप जो द रेट ऑफ सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस एंड इट्स केमिकल नेचर आर अफेक्टेड बाय न्यूरोजेनिक एंड हार्मोनल मैकेनिज्म। अब जो आम सिक्रीशन तो होती है पैंक्रियाज जूस की, ठीक है, आम सिक्रीशन होती है पैंक्रियाज जूस की। अब मतलब ऐसे कुछ इफ़ेक्ट भी है जिसकी वजह से जो सिक्रीशन है अब पैंक्रियाटिक जूस की जो इफ़ेक्ट हो सकता है ऐसे, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले है न्यूरोजेनिक है एंड दूसरा है हेमोरल मैकेनिज्म। मतलब इन दो मैकेनिज्म की वजह से जो सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस है वो इफ़ेक्ट हो सकता है, ठीक है। इसमें सबसे पहले है न्यूरोजेनिक रेगुलेशन, ठीक। The sympathetic nerve fiber reach the pancreas. The neurotransmitter noradrenaline liberated at their nerve ending bind with
अल्फा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर एंड इनहिबिट पैंक्रियाटिक सिक्रीशन। अगर आप गैस्ट्रिक जूस को देख ले, ठीक है, जो मैंने बताया पहले, मैंने इसमें डिस्कस भी किया है, ठीक है। एक होता है सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्व्स का आम काम ये होता है कि ये सिक्रीशन में मदद देता है। जो वेगस नर्व है, वेगस, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व जिसको कहा जाता है, ठीक है, तो वो इसका काम ये है कि ये बस वो ऑर्डर देता है कि बस सिक्रीट करो, बॉडी को ज़रूरत है सिक्रीशन को, फूड आया हुआ है, ठीक है, तो बॉडी गैस्ट्रीन को, सिक्रेटिन जितना भी है वो सिक्रीट कर देता है इस HCl को चाहिए बस, मतलब आप इसको सिक्रीट करें, ठीक है, क्योंकि फूड है उसको डाइजेस्ट करना है, तो उसको सिग्नल मिल जाता है कहाँ से, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स के थ्रू। लेकिन अब इसको इफेक्ट मतलब किस तरह इफेक्ट होता है, इसमें एक है न्यूरोजेनिक रेगुलेशन। न्यूरोजेनिक रेगुलेशन में ये होता है कि सिंपैथेटिक नर्व फाइबर, ठीक है, जब ये पेंक्रियास को पहुंच जाता है, ठीक है, तो क्या होता है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर है जिसको हम कहते हैं न्यूरो एड्रेनलिन, ठीक है, ये न्यूरोट्रांसमीटर को मैंने बताया भी था कि जो नर्व ट्रांसमिशन है, जो जिसके ज़रिए ऑर्डर आता है जिसके ज़रिए आपको मैसेज में, आपके ग्लैंड को मैसेज मिलता है कि मतलब ये काम करो, मतलब ऑर्डर मिल जाता है, उसको सिग्नल मिल जाता है, तो ये न्यूरो ट्रांसमिशन होती है, न्यूरो ट्रांसमीटर ये सब कुछ है जो अब यहाँ पे न्यूरो एड्रेनलिन है, ठीक है। तो इसका जो नर्व एंडिंग है, ठीक है, वो किसके साथ बाइंड हो जाता है, वो बाइंड हो जाता है अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के साथ। जब ये उसके साथ बाइंड हो जाता है तो इसका असर क्या होगा, इसका असर ये होगा कि जो पैंक्रियाटिक सिक्रीशन है वो स्टॉप होगा। देखो ये बात आप जस्ट खैर आपने वैसे याद रखनी है, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक का काम ये है कि ये मदद देता है कि बॉडी जो सिक्रीशन है वो करे, ठीक है, वो सिक्रीशन स्टार्ट करे, ठीक। और जो सिंपैथेटिक नर्व्स है, ठीक है, इसका काम ये है कि ये इनहिबिट करता है, सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। यहाँ पर भी वही है कि ये इसको इनहिबिट करता है, पैंक्रियाटिक जो जूस है, पैंक्रियाटिक जो सिक्रीशन हो रही है, ये सिंपैथेटिक नर्व उसको क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, इसको स्टॉप कर देता है, और पैंक्रियाटिक सिक्रीशन नहीं होती क्योंकि उसको सिग्नलिंग नहीं मिल रही। अभी ये बाइंड कर गया है अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के साथ। जब ये रिसेप्टर के साथ बाइंड कर चुका है तो क्या होगा, तो जो ट्रांसमिशन है, सिग्नलिंग जो आ रही है, जो मैसेज आ रहा है वो नहीं मिलेगा उसको, तो इसका मतलब ये होगा कि वो फिर सिक्रीशन नहीं करेगा। अब उसको मैसेज मिलता है तब जाके वो सिक्रीशन करेगा। अब मैसेज तो उसको देगा पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात है सिंपैथेटिक की, तो सिंपैथेटिक क्या मैसेज देगा कि वो उसको स्टॉप करेगा, इनहिबिट करेगा पैंक्रियाटिक सिक्रीशन को, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। स्टिमुलेशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ एंजाइम, वही बात की गई है इसने, ठीक है, कि पैरासिम्पैथेटिक नर्व के काम क्या है कि वो अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्व स्टिमुलेट हो जाता है, ठीक है, तो इसका काम क्या होगा कि वो स्टिमुलेट करेगा सिक्रीशन ऑफ एंजाइम को, मतलब वो सिक्रीशन करेगा। जो ऑलरेडी इसको मैंने जो पहला स्लाइड है गैस्ट्रिक जूस, उसमें मैंने इसको एक्सप्लेन किया है कि उस बारे में मैंने वहाँ पर भी कुछ ना कुछ बताया, ठीक है। अगर वो आपको याद होगा तो यहाँ पर भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। दिस गैस्ट्रोपैंक्रियाटिक रिफ्लेक्स इन्वॉल्व बोथ द वेगस एंड वेगी एंड लोकल रिफ्लेक्स पाथवे, ठीक है। देखो चाहे वो गैस्ट्रिक हो चाहे वो पैंक्रियाटिक हो, ये सारा सिस्टम एक रिफ्लेक्सिस के ज़रिए होता है, ठीक है, मतलब एक सिस्टम के ज़रिए होता है, उसको कमांड मिलती है, उसको मैसेज मिलता है और उसको कंट्रोल करता है ब्रेन, ठीक है। अब ब्रेन हम सारे फंक्शन करते हैं लेकिन हमें ये पता नहीं है कि बस हम कहते हैं कि हम सब कुछ खुद ही करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन ये मैसेज मिलता है ब्रेन से, आप जो भी फंक्शन करते हैं आसानी से करते हैं क्योंकि उसको वहाँ से सिग्नल मिल जाता है कि बस आप ये काम क्या करें, ठीक है। तो सारा सिग्नलिंग जो बॉडी में जितना भी काम होता है एक
प्रॉपर सिस्टम के तरीके से होता है, ठीक है। तो जो गैस्ट्रो और पैंक्रियाटिक सिस्टम भी है ये ट्रू प्रॉपर एक सिस्टम के ज़रिए होता है, मतलब मैसेजेस के ज़रिए होता है, जिसमें वेजी है, ठीक है, मतलब लोकल और वेगस रिफ्लेक्शन आती है, आपको मैसेज मिलता है और आपकी बॉडी को जो गैस्ट्रो पैंक्रियाटिक है वो अपना सिक्रेशन स्टार्ट करती है या स्टॉप करती है ठीक है। दूसरा है हेमोरल रेगुलेशन। अब हेमोरल रेगुलेशन की वजह से भी जो सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस है वो इफ़ेक्ट हो सकता है, ठीक है, ये भी माइंड में रखने वाली बात है। अब वो हार्मोनल रेगुलेशन में को क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है, उसमें हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। उस पर आते हैं सिक्रेटिन, ठीक, CCK have been extracted from the mucosa of the duodenum and proximal part of the small intestine which affect the secretion of pancreatic juice। अगर आपने पहले वाला लेक्चर पढ़ा हो गैस्ट्रिक जूस में तो इसमें मैंने सिक्रेटिन के बारे में भी बताया है। CCK जो कोलिसिस्टोकाइनिन है, नीचे लिखा हुआ है भी, ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने उसमें डिस्कस किया है, तो आप उसको पहले देख लें। तो इसमें यहाँ पर आपको फिर मतलब आसानी होगी उसकी समझ में कि सिक्रेटिन का काम क्या है और CCK का काम क्या है, ठीक है। ये जो मैंने पहली वाली में मैंने बताया था, ठीक है। अब अगर सिक्रेटिन और CCK को एक्सट्रैक्ट किया जाए कहाँ से, म्यूकोसा ऑफ द डेडोनम, जो डेडोनम है उसका जो म्यूकोसा है, अगर इससे हम सिक्रेटिन और CCK जो कोलेसिस्टोकाइनिन है इसको हम अगर एक्सट्रैक्ट करें, ठीक है, इसी तरह से जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उससे भी हम उसी जगह से भी हम अगर इसको एक्सट्रैक्ट करें तो ये फिर जाके कहाँ पे इफ़ेक्ट करेगा, वो जाके सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस पे इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है। अगर हम सिक्रेटिन CCK को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे म्यूकोसा ऑफ डेडोनम से भी और प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन से भी, तो ये इफ़ेक्ट करेगा जाके डायरेक्टली पैंक्रियाटिक जूस में। अब जो सिक्रेटिन है और CCK, ये आप पहले वाला लेक्चर देख ले, तो फिर जब आपको कंफर्म हो जाएगा, आपका माइंड क्लियर हो जाएगा, तो ये भी आप आसानी से समझ सकते हैं कि सिक्रेटिन क्या काम करता है, CCK क्या काम करता है, ठीक है। तो जब आपको ये समझ आएगी तब आपको ये समझ आएगी कि किस तरह इसको मतलब इफ़ेक्ट करता है, तो ये मदद देता है, ठीक है। ये हार्मोन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सिक्रेटिन और CCK, क्योंकि इसी की मदद से ही आगे इंटेस्टाइन में सब कुछ होगा, ठीक है। तो क्योंकि ये गैस्ट्रीन जो स्टोमक है उसमें, क्योंकि गैस्ट्रीन मुसलसल रिलीज़ होती है, फिर जब वो फूड इन द आ जाता है इंटेस्टाइन में इन द फॉर्म ऑफ काइम, तो फिर ये सिक्रेटिन और CCK वही पर अपना काम करता है। अब अगर इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो सही बिल्कुल मतलब यही होगा ना कि जो असर करेगा फिर वो पैंक्रियाटिक जूस पे, ठीक है, क्योंकि डिडोनम रीजन में वो जो सिक्रेटिनिन है CCK है ये ऑलरेडी डिडोनम के रीजन में ही होता है, ठीक है। और डिडोनम रीजन वो रीजन है जहाँ पर पैंक्रियाटिक जूस भी सीक्रेट होता है, ठीक है, जहाँ पर बाइल भी आते हैं, ठीक है, बाइल भी वहीं पर सीक्रेट होता है, ठीक है। तो वही अगर इससे हम इन दोनों को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो फिर वो जाके पैंक्रियाटिक जूस पर मतलब वो करेगा, इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है। तो अब कौन से हार्मोन है जो इफ़ेक्ट कर सकता है, इसमें एक है सिक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन या पैंक्रोजाइमिन है, ठीक है, गैस्ट्रिन है, ग्लूकागॉन है, मिसेलिन, इसमें वोम्बिसिन है, गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड है, ठीक है। तो ये सारे एंजाइम हैं जिसकी वजह से फिर ये इफ़ेक्ट हो सकता है, इफ़ेक्ट कर सकता है ये सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस को, ठीक है। तो आप इसको मतलब समझ लें, ठीक है। और सेक्रेटरीन और CCK के लिए वो लेक्चर देख ले ज़रूर, ताकि आपका माइंड वहाँ पे क्लियर हो जाए, तो यहाँ पर भी आप आसानी से उसको कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब पेजेस ऑफ पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीशन, और जो पेजेस ऑफ पैंक्रियाटिक जूस है कौन कौन से हैं, ठीक है, ये वाला पोर्शन ये सारा मैंने आपको कर दिया है गैस्ट्रिक जूस में।
अगर गैस्ट्रिक जूस वाला पोर्शन जिसको भी याद होगा तो ये उसको बिल्कुल आसानी से समझ सकेगा, ठीक है। रेस्टिंग फेज में, ये रेस्टिंग फेज होता है, मतलब जिस टाइम पे बंदा बिल्कुल रेस्ट पे होता है, खाना वाना कुछ नहीं खाता, ठीक है। तो रेस्टिंग फेज में इसका बस बिल्कुल ये भी रेस्ट पे होता है, ये जो पेंक्रियाज है, ठीक है, जिसमें फिर पेंक्रियाटिक जूस की सिक्रेशन नहीं होती, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, फूड नहीं है, खाना नहीं है, तो बन जब रेस्टिंग फेज है तो रेस्टिंग फेज में इसकी सिक्रेशन नहीं होती, ठीक है, मतलब रेस्टिंग फेज में होता है। दूसरा है स्टिमुलेटिंग फेज। अब स्टिमुलेटिंग फेज में यह है कि किस तरह जो पेंक्रियाज है वो स्टिमुलेट हो जाता है, इसको सिग्नल मिल जाता है कि आपने अभी सिक्रेशन स्टार्ट करनी है। तो इसमें एक है सिफेलिक फेज। सिफेलिक फेज वही गैस्ट्रिक की तरह है, ठीक है, जिसमें डायरेक्टली मतलब पता चल जाता है कि जब आप खाना देखते हो, खाने की जो स्मेल होती है वो आप मतलब सूंघते हो, ठीक है। तो इससे जो आपका नर्व है, ठीक है, न्यूरॉन है या जो न्यूरल है, न्यूरल इसको न्यूरल पेज भी कहा जाता है, तो वो एक्टिवेट हो जाता है और डायरेक्टली जो माइंड है, जो आपका ब्रेन है, वो कमांड दे देता है, मैसेज दे देता है पेंक्रियास को कि आप रेडी हो जाओ, सिक्रीशन स्टार्ट करना है, क्योंकि अभी बॉडी में फूड आने वाला है। मतलब ये सबसे पहले होता है। गैस्ट्रिक फेज तो ऑलरेडी होता है, स्टमक में होता है, ठीक है। तो फूड स्टमक में पहुंच जाता है तो ऑलरेडी पेंक्रियाज जो है वो भी सिक्रीशन स्टार्ट करता है, ठीक है, क्योंकि अब इसकी सिक्रीशन की ज़रूरत होती है डेडोनम में, ठीक है। तो ये मैंने अच्छा एक्सप्लेन किया है उस लेक्चर में, गैस्ट्रिक जूस में। अगर आपको वो याद है तो ये इसमें इसको समझना आसान है, ठीक है। तीसरा फेज़ है इंटेस्टिनल फेज़। इंटेस्टिनल फेज़ का मतलब है जब खुराक बिल्कुल कम्प्लीटली मालिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, काम के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर वो आता है इंटेस्टिनल फेज़ में। तो इंटेस्टिनल फेज़ का मतलब है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्ट होता है, ठीक है। जिसमें एक है न्यूरल और दूसरा है हमोरल। न्यूरल का मैंने वही बताया कि जब ये खुराक इंटेस्टाइन में जैसे एंट्रेंस करता है तो डायरेक्टली सीधा उसको मैसेज मिलता है, पहले से भी मिल जाता है, मतलब ये एक्टिव फॉर्म में होते हैं क्योंकि ऑलरेडी उसको मैसेज मिल गया होता है कि आप बस रेडी हो जाओ। लेकिन जब ये इंटेस्टाइन फेज में ये एंटर होता है तो न्यूरल इसको फिर मैसेजिंग स्टार्ट हो जाती है कि बस अब सिक्रीशन स्टार्ट करो, अभी फूड आ रहा है तो आप रेडी हो जाओ और सिक्रीशन स्टार्ट करो, ठीक है। तो न्यूरल में ये होता है कि उसको मैसेज मिल जाता है और ये सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। दूसरा जो ह्यूमोरल है, ह्यूमोरल में ये होता है कि उसी हार्मोन का जो अब हमने पढ़ा है, जब वो सिक्रीट हो जाते हैं, ठीक है, वो हार्मोन जो अभी हमने पढ़े हैं, ठीक है, जो सिक्रेटिन है, सीसीके है, जब ये सिक्रीट हो जाते हैं तो इसके मदद से इसको पता चल जाता है कि फूड क्या हो गया है, अभी इंटेस्टाइन रीजन में आने वाला है, स्मॉल इंटेस्टाइन रीजन में आने वाला है, बिल्कुल डेडोनम के नज़दीक है। तो ये इससे की वजह से भी जो पेंक्रियाटिक जूस से उसकी सिक्रेशन तेज़ हो जाती है और वो डेडोनम के रीजन में सिक्रेट हो जाते हैं और उसी हिसाब से फूड जो कायम के फार्म में है वो पहुंच जाता है और उस पर वो अपना एक्शन करता है, ठीक है। तो ये दोनों फेज़ है इंटेस्टिनल फेज़ में। और जो अब है पेंक्रियाटाइटिस। In certain pathological conditions, this enzyme may activated more within the pancreas. This causes severe digestion of pancreas producing acute pancreatitis, ठीक है। अब कभी कभार ये होता है कि जो एंजाइम है ये मुसलसल प्रोड्यूस होती है। अब एंजाइम तो मतलब मुसलसल प्रोड्यूस होती है क्योंकि खाने की वजह से ज़रूरत है एंजाइम को की प्रोडक्शन ज़रूरी है, कि सिक्रीशन ज़रूरी है कि पेंक्रियाज उसको सिक्रीट करे। लेकिन कभी कभार ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा इसकी सिक्रीशन करता है और सिक्रीशन इतनी ज़्यादा होती है कि वो जाके अपनी ही सेल्स को ये नुकसान दे देता है, ठीक है। मतलब ये अपनी ही सेल को फिर डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, जिसके वजह से वो मतलब पेंक्रियाटाइटिस करता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जबकि
वो अपनी ही सिल्क को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। और वो क्यों? वो इसलिए कि वो मतलब एंजाइम जो है इसकी सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से पेंक्रियास के फिर अपनी ही सेल डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि फिर प्रोड्यूस करता है एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस। ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है पेंक्रियास में। ठीक है, अब अगर पेंक्रियास की मतलब इनसफिशेंसी हो जाती है, पेंक्रियास कम हो जाता है, पेंक्रियाटिक जो जूस है, ठीक है, इनकी इनसफिशेंसी होती है, मतलब सही मकदार में बॉडी को एंजाइम नहीं मिलते फंक्शन के लिए, डाइजेशन के लिए, या जो दूसरा है इंसुलिन या ग्लूकागॉन है हार्मोन्स, ठीक है, उसकी सिक्रेशन नहीं होती, इनसफिशेंसी होती है। तो इसका मेन इफ़ेक्ट क्या होगा? ठीक है, तो दिस कंडीशन में रिजल्ट फ्रॉम क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस। अब पेंक्रियाटिक ये मतलब इनसफिशेंसी कब होती है? जब एंजाइम सही तरीके से सिक्रीट नहीं होता, हार्मोन सिक्रीट नहीं होते। तो कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से ये नहीं होते? एक है क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस, मतलब ये है कि मतलब क्रोनिक का मतलब है बहुत ज़्यादा टाइम तक, सालों तक, बहुत ज़्यादा टाइम तक जब एक पेंक्रियास में इन्फ्लेमेशन होती है ज़्यादा टाइम तक, ठीक है, उसको क्रोनिक कहा जाता है। ठीक है, तो अब क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस की वजह से भी पेंक्रियाटिक इंसफिशेंसी हो सकती है। ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, ये बहुत लेंथी वो है, डिजीज़ है, बड़े बड़े डिजीज़ है। बस आपने जस्ट इसके नाम याद रखने हैं कि क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस की वजह से पेंक्रियाटिक इंसफिशेंसी हो सकती है, सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से हो सकती है, पेंक्रियाटिक कैंसर की वजह से भी हो सकती है, क्योंकि सेल अपना फंक्शन क्या कर देता है? नहीं करता। अपना फंक्शन जब सेल नहीं करेगा तो जाके क्या होगा? पेंक्रियाटिक इंसफिशेंसी होगी, एंजाइम सीक्रेट नहीं होंगे, एज वेल एज हार्मोन सीक्रेट नहीं होंगे। ठीक है, हाइपर सिक्रेशन ऑफ HCl में इनएक्टिवेट पेंक्रियाटिक एंजाइम विद इन द इंटेस्टिनल लूमेन। ठीक है, दूसरा ये हो सकता है कि पेंक्रियाटिक तो रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन मतलब HCl इतना ज़्यादा है, HCl, ठीक है, ये उसकी हाइपर सिक्रीशन हुई है, मतलब HCl की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हुई है। ठीक है, तो इस सिक्रीशन की वजह से, HCl की सिक्रीशन की वजह से जो कि बहुत ज़्यादा हुई है, ठीक है, तो वो जाके फिर जो पेंक्रियाटिक एंजाइम है उनको इनएक्टिवेट करता है। मतलब पेंक्रियाज अपना काम करता है, वो एंजाइम को सिक्रीट कर रहा है, वो आ रहा है डेडुनम में, लेकिन जैसे ही वो सिक्रीट होते हैं इन द इंटेस्टाइन, ठीक है, तो वहाँ पर HCl इतना ज़्यादा होता है कि वो इन एंजाइम को फिर इनएक्टिवेट कर देता है। ठीक है, इंटेस्टिनल लूमेन में जब ये एंजाइम आते हैं, ठीक है, तो जो HCl है वो उसको इनएक्टिवेट कर देता है। ठीक है, ज़्यादा HCl। ठीक है, अब जो आम HCl है, ये तो मैंने बताया आपको कि जो बाइकार्बोनेट ये प्रोड्यूस करते हैं, कोशिश करता है कि वो उसको एसिडिटी है जो उसको कम करता है, एसिडिटी को ये कम कर देता है अल्कलिनिटी में, तो फिर एंजाइम, पेंक्रियाटिक एंजाइम अपना काम सही करता है। इसी तरह जो सिक्रेटिनिन है, CCK है, ये भी इसकी सिक्रीशन को कम करता है। मतलब HCl की जो हाइपर सिक्रीशन है ये इस एसिडिटी को कम रखता है। जो सिक्रेटिनिन है और CCK है, ये भी सिक्रीशन को कम करता है, HCl की या जो एसिडिटी है उसको कम करता है। ठीक है, तो इस हिसाब से फिर वो कम हो जाते हैं। लेकिन अब सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो रही है, मुसलसल हो रही है HCl की, तो तब फिर जो पेंक्रियाटिक एंजाइम है वो उनको वो भी इनएक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, द मेन इफेक्ट इज़ ऑन फैट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब इनका मेन इफेक्ट कहाँ पे होगा? फिर इनका मेन इफेक्ट होगा फैट डाइजेशन में। ठीक है, और फैट डाइजेशन का मैंने बताया, ठीक है, कि उसको फैट को कौन डाइजेस्ट करता है? फैट को डाइजेस्ट करता है पेंक्रियाटिक लाइपेज। ठीक है,
तो इसका मतलब है कि ये पेंक्रियाटिक लैपेज पे ही इफ़ेक्ट करेगा। जब वो पेंक्रियाटिक लैपेज पे इफ़ेक्ट करेगा तो ऑलरेडी जो फैट है इसकी डाइजेशन नहीं होगी, ठीक है। जब इसकी डाइजेशन नहीं होगी तो ज़ाहिर बात है इसकी एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगी, ठीक है। दिस रिजल्ट इन वेट लॉस, ठीक। तो इसकी वजह से फिर क्या होगा, अब अगर फैट डाइजेशन नहीं हो रही, ठीक है, और इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, तो सिंपल सी बात है इसका रिज़ल्ट क्या होगा, वेट लॉस होगा, ठीक है। मतलब आपका जो वेट है वो कम होगा, ठीक है। गैसेस डिस्टेंशन होगी, ठीक है, गैसेस डिस्टेंशन भी ज़्यादा हो जाएगी गैसेस वाली, ठीक है। और जो फॉल स्मेलिंग फीसिस हैं, ठीक है, मतलब है कि जो फीसिस है, जो स्टूल है, ठीक है, उसकी क्या हो जाएगी, फुल स्मेलिंग हो जाएगी, ठीक है। मतलब स्मेल आपको पता चल रहेगा, मतलब इंसान को फिर पता चलता है कि जो फिशेस का जो स्मेल है वो बहुत ही मतलब ऐसा हो जाता है कि इंसान मतलब वो इंसान को बड़ा इरिटेट करता है, ठीक है। तो इसके वजह से वेट लॉस भी होता है, गैसेस डिस्टेंशन भी होती है, और जो फीसिस है वो फॉल स्मेलिंग स्टार्ट करता है, ठीक है। तो ये क्यों होगा कि वहाँ पर फैट्स की डाइजेशन नहीं होगी और इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। जब नहीं होगा तो इसका ज़्यादा असर कहाँ पे जाएगा, इसका ज़्यादा असर आके फिर किस पे होगा, वेट लॉस पे होगा, गैसेस डिस्टेंशन पे होगा, और मतलब फुल स्मेलिंग पे होगा, ठीक है। अच्छा, तो थैंक यू, ये आज के लिए इतना ही काफ़ी था, ठीक है। इसको पढ़ें, इसमें अगर कोई मसला हुआ तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात जो बल्कि बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत स्टूडेंट वो फोकस करते हैं केएमयू स्लाइड पे, कभी कभार केएमयू से स्लाइड भी मतलब वो होते हैं, आ जाते हैं, मुझे भी पता है आ जाते हैं, ठीक है। तो अभी जो स्लाइड मैं पढ़ा रहा हूँ ये सारी की सारी केएमयू की स्लाइड्स हैं, ठीक है। लेकिन केएमयू की स्लाइड को इस तरह समझना, डायरेक्टली समझना बहुत मुश्किल है आप सबके लिए, मुझे पता है, ठीक है। लेकिन जो मैं एक्सप्लेनेशन आप सबको करता हूँ इसमें फ़ायदा आपका ये होगा कि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलेगी, ठीक है। और इसके साथ साथ केएमयू की जो स्लाइड है वो भी आपको मतलब कवर होते रहेंगे, आपको समझ आएगी कि केएमयू की स्लाइड में क्या है, ठीक है। तो अपने वो भी ये भी किया करें उसके साथ, और अपनी बुक्स को भी पढ़ा करें, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।